कुछ ना समझ में आए तो पूछना बच्चे, ठीक है? यस सर। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो हमने जैसा कि डिस्कस किया था, एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई भी चीज अंदर से कैसी है उसके स्टडी को कहते हैं एनाटॉमी। बाहर की चीजों का अगर स्टडी करें उसको कहेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चे आप जानते हैं कि फ्लावर्स केवल एक ही डिवीजन में है प्लांट किंगडम के। कौन सा किंगडम है? कौन सा डिवीजन है? एंजियोस्पर्म। तो आपने पढ़ा होगा 9th में, अभी तो खैर नहीं किया। क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो केवल एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर पाया जाता है और कहीं फ्लावर है ही नहीं। तो फ्लावर एक बहुत एडवांस कैरेक्टर है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है डेफिनेटली, बट ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्म। तो हमें जो पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसका मतलब हमें केवल जो 5 डिवीजन है प्लांट किंगडम के उसमें से केवल एक डिवीजन का पढ़ना है। किसका? एंजियोस्पर्म्स का। सिमिलरली जब आप पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, वो भी कहना है, क्या है चैप्टर का नाम? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें भी केवल मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़नी है? फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स की पढ़नी है, ठीक है? चले आगे। टिश्यू का हमने क्या डिफाइन किया था कि सेल है, तो सेल प्लस ईसीएम। एग्जैक्टली, सेल है उसमें हम ईसीएम डालते हैं, या फिर ईसीएम में सेल को डालते हैं, राइट? ईसीएम में सेल को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? टिश्यू बनाता है। यही करते हैं ना? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्लस सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अगर आगे डेफिनेशन लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन may have origin blah 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 which are put together with the help of extracellular matrix or collectively called as tissue. लिख दोगे डेफिनेशन? कोई दिक्कत डेफिनेशन लिखने में? पक्का ना? चलो विश्वास कर लो। हमने कल क्या देखा था कि प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू हैं। यही तो देखा था ना कि एक तो है भैया मेरिस्टेम अपना, एक तो अपना मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम, और एक है अपना परमानेंट। यही तो था ना? परमानेंट को फिर हमने 2 भाग में डिवाइड किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यही तो पढ़ा था ना? फिर सिंपल को भी हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है? यहाँ पे क्या देखा था हमने? कॉम्प्लेक्स मतलब जाएगा इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना
मेरिस्टेम। ठीक है, डिफरेंस है परमानेंट और मेरिस्टेम में ये कि मेरिस्टेम डिवाइड कर सकता है, परमानेंट डिवाइड नहीं करेगा। सिंपल, मेरिस्टेम कैपेसिटी रखता है डिवीजन की, परमानेंट नहीं डिवाइड करेगा। वो नाम ही है उसका परमानेंट, फिक्स है, वो कहीं नहीं हिल रहा हो। स्टार्ट करेंगे हम मेरिस्टेम से। मेरिस्टेम को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं अपने बेसिस पे। मान लो कि मैं कहूँ एक क्लास है, जैसे आप लोगों की क्लास है, उस क्लास को मैं कई बेसिस पे डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो हो गया जेंडर कि भाई लड़के लड़कियां, एक हो गया हाइट, दूसरा हो गया मार्क्स के बेसिस पे कर दूं, राइट। एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे मैं सेम क्लास को डिवाइड कर सकता हूं, है कि नहीं। ऐसे ही मेरिस्टेम है वही, बट डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे डिवाइडेड है। एग्जांपल सब वही है, जो है वही है, बट क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, उसका नाम चेंज हो रहा है बस, और चीजें इधर से उधर जा रही है, बट है उतना ही। तो देखते हैं मेरिस्टेम को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जब लोकेशन लेते हैं बेसिस तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टेम 3 तरह का होगा। कितने तरह का? 3। पहला कौन सा है? एपिकल। लोकेशन है ना, तो जो किनारे पे प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, ये 3 टाइप के मेरिस्टेम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। जब हम लोकेशन को क्राइटेरिया मान रहे हैं मेरिस्टेम को स्टडी करने के लिए, फिर देखते हैं क्या है। यहीं पे एक लाइन खींच लेते हैं। अगर हम ले लें क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन को क्राइटेरिया ले लें तो मेरिस्टेम कितने टाइप का है? 2 टाइप का। ओरिजिन पूछा ना, उसकी उत्पत्ति कब है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मेरिस्टेम कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। समझ में आ रहा है क्या इसका? कि जब हमने लोकेशन माना तो 3, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, और जब हमने ओरिजिन माना तो प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, एक और है जो आपकी बुक में नहीं दिया है, वो भी पढ़ो। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मान लें, मेरिस्टेम फंक्शन के बेसिस तो भी 3 तरह का हो गया। देखो कौन कौन सा। हमने कल क्या पढ़ा था? कितने टाइप के सिस्टम पढ़े थे? मैंने बताया था कि एक तो हो गया एपिडर्मिस, वास्कुलर बंडल, बीच का जो है एपिडर्मल, वास्कुलर, और जो कुछ भी इसको छुड़ा के आया वो ग्राउंड, वही चीज यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या हो गया। एक तो आया प्रोटोडर्म, राइट, फिर आया प्रोकैम्बियम, और जो तीसरी चीज आई वो आई ग्राउंड मेरिस्टेम।
जैसा क्या नाम वैसा ही इसका काम। प्रोटोडर्म क्या करेगा? एपिडर्मिस। केवल और केवल क्या बनाएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। वही लिख देते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस बनाता है। ठीक है। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा? वास्कुलर बंडल। और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और इसको तुम ये भी कह सकते हो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये क्या बनाएगा फिर? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये याद जरूर रखना बच्चे। बाकी दोनों तो याद हो ही जाएगा। ये याद रखोगे तो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, क्या चीज कहाँ बन रही है, क्यों बन रही है। तो हमने मेरिस्टेम को 3 बेसिस पे डिवाइड किया। क्या क्या बेसिस था? लोकेशन, ओरिजिन और फंक्शन। लोकेशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। और ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी। फंक्शन के बेसिस पे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। राइट। अब देख लेते हैं, मैंने क्या कहा था, सेम ही चीज थी, सेम क्लास को हमने अलग अलग क्राइटेरिया पे डिफाइन किया था, और सॉरी डिवाइड किया था। अब देखते हैं इसमें क्या है, समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ले रहे हैं ना, तो जब सेल डिवाइड कर रहा है, प्लांट है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक सीड से ही तो एक प्लांट बनाना, कि पहले ही उसमें वुड था, डेवलपमेंट हो रही है ना, तब बना एक प्लांट। तो जब ओरिजिन, जो सबसे पहले जो टिश्यू बने, वो क्या थे? प्राइमरी मेरिस्टेम। है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? अरे मैं कह रहा हूं कि एक जो सीड है, यही तो आगे चल के एक प्लांट बनाएगा। समझ में आ रहा? तो ये सीड में जो सेल बने, वो क्या नेचर था? प्राइमरी मेरिस्टेम। राइट। और जो बाद में बना, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम। है कि नहीं? है ना? अरे बोलो शिवेश। घर पर बैठ के मन नहीं है तो पढ़ने का भी मन नहीं है। बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, माइक्रोफोन पास लगी हुई है। सर प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स ही सेकेंडरी मेरिस्टेम को नहीं, वो मैं बताऊंगा, अभी समझा रहा हूं। बस ये समझना कि प्राइमरी मतलब जो ओरिजिन में पहले आया, सेकेंडरी मतलब जिसकी ओरिजिन बाद में है। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं अभी बता दूंगा। एपिकल, हमने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने बताया कि वो कील वहीं पे रहेगी 10 साल बाद भी। इसका मतलब प्लांट ऊपर से बढ़ रहा है और नीचे से, बीच से नहीं बढ़ रहा है। किया था ना क्वेश्चन हमने कल। इसका मतलब प्लांट की जो हाइट डेवलपमेंट है, वो बिकॉज ऑफ प्लांट इंक्रीज इन लेंथ बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। यही होगा ना? यहां से तो हाइट इंक्रीज हो रही है ना, प्लांट की हाइट यहां से इंक्रीज हो रही है। राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम का एग्जांपल प्राइमरी मेरिस्टेम हो सकता है, क्योंकि पहले प्लांट की हाइट बढ़ेगी, फिर होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ पहले होता है, फिर होता है सेकेंडरी ग्रोथ। होता है कि नहीं? कि क्या मतलब पहले प्लांट मोटा हो जाता है फिर बड़ा होता है? नहीं ना, पहले हाइट बढ़ती है और फिर गर्थ बढ़ती है। ऐसा ही होता है ना? सो एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा तो हाइट बढ़ गई हमारी प्लांट की, तो क्या हम कह सकते हैं? और ये प्राइमरी मेरिस्टेम प्रेजेंट था पहले ही। नहीं समझ में आ रहा तो 1 मिनट बस रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि एपिकल मेरिस्टेम से हाइट बढ़ रही है प्लांट की, और हाइट पहले बढ़ती है
तो क्या हम कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम का एग्जांपल प्राइमरी मेरिस्टेम भी हो सकता है? जो हम प्राइमरी मेरिस्टेम में एग्जांपल दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, एपिकल मेरिस्टेम ही है, कह सकते हैं। वैसे ही लेटरल मेरिस्टेम में प्लांट की गर्थ बढ़ती है, डायमीटर बढ़ता है। तो हम कह रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम इसका एग्जांपल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, देयर विल बी सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हम कहें कि प्राइमरी मेरिस्टेम का कौन सा एग्जांपल है? तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का कौन सा एग्जांपल है? सॉरी, सेकेंडरी मेरिस्टेम का कौन सा एग्जांपल है? तो लेटरल मेरिस्टेम। या फिर लेटरल का कौन सा एग्जांपल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। एपिकल और इंटरकैलरी का कौन सा एग्जांपल है? तो प्राइमरी मेरिस्टेम। दे आर इंटर, सेम ही क्लास थी ना, हमने अलग अलग क्राइटेरिया पे डिवाइड कर दिया। इंटरकैलरी का भी प्राइमरी हो, सॉरी, इंटरकैलरी का भी प्राइमरी हो, इंटरकैलरी का भी प्राइमरी होगा। हम जब बात करेंगे उस पर तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, ये बस आपको यहाँ इस स्लाइड से बस ये याद रखना है कि जब हम लोकेशन कहते हैं तो कौन से 3 बनते हैं, जब हम ओरिजिन कहते हैं तो कौन से 2 एग्जाम्पल हैं, और जब हम फंक्शन कह रहे हैं तो कौन से 3 एग्जाम्पल हैं, और उनसे क्या बन रहा है। हाँ बच्चे बताइए। सिर्फ एग्जांपल हाँ, ये कह सकते हैं कि वे टाइम पीरियड के बाद वो कील और डीप हो गए। क्या क्या क्या? सर एक टाइम के बाद वो कील और डीप हो जाएगा। डीप क्यों हो गई? लेवल अरे तो ग्रोथ तो अंदर से बाहर की तरफ हो रही है ना, कि बाहर से अंदर की तरफ हो रही है? सर जब अंदर से बाहर होगा तो अंदर और अंदर की होगी नहीं समझ रहे, समझो इसको। सर कहने का मतलब तो कील छोटी दिखने लगेगी ना। क्यों दिखेगी? इतना बड़ा प्लांट था जब हमने काटा, इसकी मोटाई इतनी थी पहले, 10 साल पहले। 10 साल बाद वो प्लांट का गर्थ इतना बढ़ गया। ठीक है, हमने क्या कहा था कि डिवीजन जब अंदर से बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा? बाहर की तरफ बढ़ेगा ना, अंदर वो वहीं पे, ऐसा थोड़ी कि कील वहीं पे रह जाएगी, कील भी तो बाहर निकलेगी, क्योंकि डिवाइडिंग सेल तो ये है ना, अंदर से बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है ना। नहीं समझ रहे हो? यस सर एपिडर्मिस से लगेगी ना। हाँ वो तो बाहर है ना, अंदर की तरफ थोड़ी है। और जब अंदर से बाहर की तरफ सेल बढ़ रहे हैं तो वहीं पे रहेगी ना, उसको क्या होगा? अरे कुछ यहाँ पे था, अब अंदर से चीजें बढ़ रही हैं तो ये बाहर निकल जाएगा ना। बाहर निकल जाएगा इन द सेंस कि वो जगह अपना चेंज कर रहा है। पहले आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे प्रेजेंट था, अभी यहाँ पे चला गया, बट वो अंदर बाहर थोड़ी चला जाएगा। जितना आपने, मान लीजिए ये कील थी, इतना अंदर आपने गाड़ दिया था, इतना बाहर था, इतना ही गाड़ रहेगा ना। इसकी लोकेशन चेंज है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा ना, चीजें तो अंदर चेंज हो रही है इसकी, चीजें तो अंदर चेंज होगी ना इसकी। यहाँ सेल ऐड हो गए, उधर थोड़ी है। क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? चलो अभी बात कर लेते हैं एक बहुत शानदार चीज की, आप लोग जानते होंगे उसके बारे में। जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब हम लोग एक अपना डेट ऑफ बर्थ के दिन बहुत सेलिब्रेट करते हैं, केक और काटते हैं। क्या वो हमारा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है क्या? बायोलॉजिकल टर्म को कंसीडर करते हैं, जिस दिन हम अपना केक काटते हैं जन्मदिन वाला, क्या वो हमारा एक्चुअल है डेट ऑफ बर्थ? नो सर। कब है? सर उससे 9 महीने पहले। हाँ एग्जैक्टली, हम तो अस्तित्व में उसी दिन आ गए थे ना जब जाइगोट बने थे। वो हमारे शरीर का सबसे पहला सेल है ना, है कि नहीं? एक जाइगोट से ही तो हम बने हैं ना, जाइगोट में ही तो मियोसिस हुई ना, सेम डीएनए है ना। नहीं समझ रहे? तो जाइगोट तो हमारे शरीर का पहला सेल है ना, कि नहीं है? तो वो उस दिन तो हम पैदा हुए। अब समझने की बात ये है कि एक जाइगोट जो है, जाइगोट सिंगल सेल है ना, फर्टिलाइज एग को ही तो जाइगोट कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। शिवेश इतना लेट नहीं तो बोल रहे हो। तो जाइगोट जो एक सेल था
हमारे शरीर का पहला सेल, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था उससे हर चीज में यही तो डिवाइड हुआ, माइटोसिस हुआ इसी में, तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे ही तो बना, यही हुआ था ना। एक बात बताओ, एक जाइगोट कैपेसिटी रखता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देने का। एक जाइगोट कैपेसिटी रखता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देने का। तो क्या ये अभी भी हमारे सेल के अंदर है? समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? नहीं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। क्या कह रहा हूं? हाँ शिवेश, बच्चे बताइए क्या कह रहा हूं मैं? बच्चे आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आगे से मन नहीं करेगा फिर भी आ जाना तुम क्लास में, ठीक है? अरे अभी क्यों हुआ? जब 1 से 2 सेल बना तो जाइगोट से एम्ब्रियो हो गया ना। क्लास 10 भूल गए क्या? जब ये इसमें एक बार डिवीजन हो गया तो उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं ना, है कि नहीं? कि नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं। जाइगोट हो क्या? जाइगोट तो एक सेल को ही जाइगोट कहेंगे ना, उसके बाद तो एम्ब्रियो हो गया और सेल बन गए तो 4 महीने बाद उसको, 4 हफ्ते बाद उसको हमने फीटस लगे कहने, है कि नहीं? भूल गए सब? पीछे का सब साफ आ गया? आप लोगों ने एक चीज के बारे में सुना होगा, स्टेम सेल। मैं बात इसकी करना चाहता हूं। स्टेम सेल के बारे में सुना है? नई स्टेम सेल थेरेपी आई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जाइगोट जो है वो कैपेसिटी रखता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देने का? तो वो टोटीपोटेंट इन नेचर है। क्या इसका नेचर है? टोटीपोटेंट। Totipotent, having the capacity to make all the organism, a complete organism. The zygote is totipotent in nature. जब इसमें डिवीजन होने लगता है, वॉल्वुला बन गया, फिर ये टोटीपोटेंट नेचर छोड़ देगा अपना, फिर क्या बनाएगा? प्लूरीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट से मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट से यूनिपोटेंट। बताता हूं हुआ क्या कि एक सेल था जिसमें कैपेसिटी थी टोटल ऑर्गेनिज्म बनाने की, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना दिया एक सेल है। फिर उसमें डिवीजन होने लगा। डिवीजन जब हुआ, कुछ सेल बने, तो वो टोटल कैपेसिटी लूज करके क्या बना दिया? प्लूरीपोटेंट। अभी भी वो बहुत तरह के सेल बना सकता है लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। बहुत तरह के हमारे शरीर में सेल बना सकता है लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। उसमें कुछ और डिवीजन हुई तो क्या बना? मल्टीपोटेंट। मल्टी मतलब फिर भी ज्यादा तरह के सेल बना रहा है, बट प्लूरीपोटेंट है। प्लूरी से कम बट फिर भी ज्यादा लीनिएज में सेल बना है। फिर आया यूनिपोटेंट। यूनि का मतलब ओनली वन। एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारे बोन मैरो में ब्लड सेल्स बन रही हैं, राइट? तो वो किसकी एग्जांपल है? यूनिपोटेंट। वो एक लीनिएज की सेल बना रही है, बस एक से ज्यादा नहीं बना रही है ना। तो ये तो एक आप कह रहे हैं कि रहा स्टेज कि कैसे कैसे चल रही है चीजें। सो टोटीपोटेंट टू प्लूरीपोटेंट, प्लूरी टू मल्टी, मल्टी से यूनि हो गया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अम्बिकल कॉर्ड बैंक बहुत चल रहा है, सुना है? जैसे ब्लड बैंक है वैसे ही अम्बिकल कॉर्ड बैंक है, सुना है कभी? अरे हाँ ना बोलो बच्चे। क्या होता है उसमें? अम्बिकल कॉर्ड होता क्या है? वो जो बच्चे के सर पे लगा रहता है। हाँ, जो
बच्चे के बेली पे रहता है और हम प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, उसी को तो अम्बिकल कॉर्ड कहते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो नॉर्मली उसको लोग फेंक देते हैं, थोड़ी दिन बाद सूख के वो गिर जाता है। तो अभी क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व कर देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को। उस अम्बिकल कॉर्ड में कुछ स्टेम सेल हैं और अभी तक साइंटिस्ट 95 या 96 कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसको क्योर कर सकते हैं अगर उस बच्चे के जीवन में कभी वो डिजीजेस हुई तो। अभी कोई इलाज नहीं है ऐसा, बट अगर आपका अम्बिकल कॉर्ड सेव है तो आप बच सकते हैं उससे। कितना अच्छा है कि नहीं? तो वहां से हम ले क्या रहे हैं, प्रिजर्व क्या कर रहे हैं, स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो हम स्टेम सेल्स को लेंगे और एक पर्टिकुलर इलाज कर देंगे उस पर्टिकुलर डिजीज का, अगर उस चार्ट में से वो डिजीज हुई तो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये सारी स्टेम सेल्स हैं। टोटी का मतलब टोटल ऑर्गेनिज्म बना देना, प्लूरी का मतलब टोटल तो नहीं बनाएगा लेकिन बहुत सारे लीनिएज में बनाएगा। क्या अरे स्टेम सेल तो बता रहा हूं, स्टेम सेल का नाम हो गया टोटी पोटेंट। टोटी का मतलब सारा बना देगा, मतलब कैपेसिटी टू डिवाइड। हमारे शरीर के सारे सेल तो डिवाइड नहीं करते हैं ना, हमारे शरीर के सारे सेल तो डिवाइड नहीं करेंगे ना, केवल स्टेम सेल डिवाइड कर रहे हैं और जिनके पास है डिवीजन कैपेसिटी वो कर रहे हैं। सो स्टेम सेल इतने प्रकार का हो सकता है, टोटी केवल जाएगी और उसके बाद 2 सेल डिवीजन जब तक मोरुला बना। फिर प्लूरी का मतलब बहुत सारे लीनिएज में बनाएगा लेकिन टोटल नहीं बनाएगा। मल्टी प्लूरी से कम, यूनि का मतलब केवल एक लीनिएज बनाएगा। एक बेस्ट एग्जांपल ब्लड सेल जो हमारे बोन मैरो में बन रहा है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या था क्वेश्चन, क्या था शिवेश का? शिवेश क्या बोला था दोबारा? हाँ सर अगर कोई एम्पुटी है तो उसके स्टेम सेल्स की मदद से लिम्ब वापस आ जाएंगे। कह रहे हो कि बच्चे का जन्म हो गया, अगर कोई एम्पुटी है तो उसके स्टेम सेल्स से उसके लिम्ब वापस आ अच्छा जाएंगे। वो देखो बच्चे, वो लिम्ब बहुत बेसिक में डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर हम वो स्टेम सेल से बना सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं तो उसको फिर से हम ऑपरेशन के दौरान लगा सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो हुआ है कि नहीं। ठीक है, वो सब डिजीजेस का मतलब वो सब थ्रेटनिंग, वो कैंसर वाली डिजीजेस जो 96 है वो कैंसर वाली डिजीज जिसमें मौत निश्चित है, तो वो सब डिजीज ट्रीट होती है वहाँ से। ठीक है, अभी उसका पता नहीं हुआ है कि नहीं। अगर ग्रो कर सकते हैं फिर भी उतना काम नहीं करेगा। जैसे किसी का हाथ कट जाएगा तो ग्रो कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ग्रो कर लेंगे, लेकिन आप ऐसे सोचिए इस चीज को, हम वॉक कर पाते हैं, राइट? हम ये वॉक करना हमारे डीएनए में तो नहीं है ना, हम अपने एनवायरनमेंट को देख के वॉक कर पाते हैं। हम जो लैंग्वेज में हिंदी में बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे डीएनए में नहीं, हम इसको कॉग्निटिव तौर पे सीख के कर पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए हमारे बीच से उसको जंगल में दिया जाए तो वो तो चल भी नहीं पाएगा ना सीधा, वो तो 4 पैरों पे ही चलेगा, वो बात भी नहीं कर पाएगा। क्यों? वो तो हमारे बीच का ही था ना, फिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कॉग्निटिव चीज जो आ गई कि हम अपने एनवायरनमेंट को देख के सीख रहे हैं। तो बात समझिए कि अगर आपका हाथ बड़े होने पे कट गया, इनी हाउ आप उसको रीग्रो करेंगे तो ठीक है, बच्चा कैसे काम नहीं करेगा वो बात और कुछ, और उसको वैसे आदत। हाँ, तो स्टेम सेल्स बेसिकली लाइफ लाइन नहीं है। 2 तरह के सेल हैं, एक परमानेंट है जो डिफरेंशिएटेड हो गई है, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है, और एक स्टेम सेल है जिनका काम है डिवाइड करना, वो अनडिफरेंशिएटेड है। वही तो मैं बता रहा हूं कि वो अनडिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड मतलब उसकी एक पर्टिकुलर शेप है और उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और एक टाइप की सेल है जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड है, उसका कोई फंक्शन नहीं। स्टेम सेल, अरे वही तो बता रहा हूँ, वो 3 इडियट वाली मूवी देखी है? नहीं देखी? यस सर।
तो उसमें वो जो क्या कहते हैं वायरस को देता है ट्रिक लिख के कि भाई बताओ ये कौन सा शब्द है, अपने दोस्तों के नाम ही तो दिया था ना, देखो इसमें कुछ आ रहा है क्या? स्टेम है कि नहीं है? तो इंसानों में कह दिया उसको, या फिर एनिमल्स में उसको स्टेम सेल कह दिया। अभी सेम चीज को प्लांट में तो कुछ दूसरे नाम से कहना था ना, उसको मेरिस्टेम कह दिया। वही तो समझाने के लिए इतना सब ज्ञान दिया। तो एक है जो परमानेंट है, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन फिक्स्ड है, उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल कह रहे हैं। एक है स्ट्रक्चर भी फिक्स है ना फंक्शन, उसका वो अनडिफरेंशिएटेड है, वही तो स्टेम सेल है। तो ये जो जाइगोट था वो अनडिफरेंशिएटेड था। क्या उस हार्ट मसल थी, नर्वस टिश्यू था, उसमें क्या था? कुछ नहीं था ना, वो तो एक सेल था ना। फिर डिवीजन होकर प्लूरिपोटेंट बनाया, अभी भी कुछ नहीं है, मल्टीपोटेंट बनाया, और फिर जाके डिफरेंशिएटेड सेल्स बने, हार्ट सेल, मसल सेल सब बने ना। फिर यूनिपोटेंट हो गया उसी में, जो कि एक लिनिएज का सेल बनाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। कि नहीं आ रहा है? तो ये याद रखना। तो इसमें भी तो जाइगोट है ना बच्चे, प्लांट में भी तो जाइगोट रहेगा ना, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट ही तो बनेगा ना। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। सीड में क्या है? एम्ब्रियो ही तो है ना, नहीं है? यस सर। 10th में जो फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, डबल फर्टिलाइजेशन, एग और मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाए थे? जाइगोट ही तो बनाए थे ना। और जाइगोट फिर डिवाइड होके एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो सीड में रहेगा, सीड कंटेन्स एम्ब्रियो, पक्का ना? और फिर बाहर की वो ओवरी फ्रूट बना दे रही थी, यस सर। राइट? तो एम्ब्रियो ही तो है ना उसमें, तो इसमें भी तो वही सब होगा। चलो, सो मेरिस्टेम का मतलब है स्टेम सेल्स। तो इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत खास है। क्या प्रॉपर्टी खास है? एक तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, एक तो ये अनडिफरेंशिएटेड है। इसका मतलब इसका फंक्शन फिक्स नहीं, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर नॉट परमानेंट। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है, इसके पास डिवीजन की कैपेसिटी है। इसके पास डिवीजन की कैपेसिटी है, डिवाइड कर सकता है। क्लियर? एक बात और यहीं पे नोट कर लेना, मान लो ये एक स्टेम सेल है, राइट? ये डिवाइड करेगा तो दो सेल बनाएगा ना, 2n, पक्का? तो ये जो बनाता है दो सेल, एक सेल तो डिफरेंशिएटेड हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन हो जाएगा। अगर दो एक और सेल डिफरेंशिएटेड हो गया तो स्टेम सेल ही तो खत्म हो जाएगा ना। स्टेम सेल को तो अब रखना है ना, ताकि वो स्टेम सेल रहे, नहीं तो ये तो स्टेम सेल ही खत्म हो गया। हाँ, एक अनडिफरेंशिएट रहेगा। हाँ, तो एक तो डिफरेंशिएटेड हो गया, एक स्टेम सेल ही रहता है। एक अपने आप को बनाता है, एक डिफरेंशिएटेड बना देगा। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक तो एक खुद को बना रहा है, एक डिफरेंशिएटेड सेल बना दे रहा है, जिसका स्ट्रक्चर फंक्शन फिक्स हो गया। सर प्लांट्स में ऐसा हो गया कि फिर प्लांट दो पर अब इंसानों में भी तो होता है। हमारे शरीर में जो बोन मैरो में स्टेम सेल है, जो ब्लड सेल बना रही है, अगर वो बना दी, एक से दो ब्लड सेल बन गए, राइट? फिर तो स्टेम सेल बचा ही नहीं है ना, तो अपने आप को भी तो उसको बना के रखना है। समझ में आ रही है बात? यस सर, आ रही है। हाँ, तो अपने आप को भी रखेगा, तो दो सेल में से एक तो वो अपने आप को बनाएगा, एक स्टेम सेल बनाएगा, एक डिफरेंशिएटेड बना देगा। सीवेश आया क्या बच्चे? यस सर। तो ये बात ध्यान में रखिए अपने। तीसरी बात ये है, एक बात बताओ, जब डिवाइड होगा तो आपने पढ़ा होगा कि सेल जब डिवाइड करता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जब वो एक दूसरे को टच कर लिया तो डिवीजन खत्म हो जाता है।
दे आर नो लॉन्गर डिवाइडिंग इफ दे टच ईच अदर। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब आप कैंसर पढ़ेंगे 12th में, उसमें पढ़ेंगे। तो एक बात बताओ, कैंसर में होता क्या? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ही तो होती है ना, जिसकी वजह से एक मास बन जाता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। वही होता है ना कि नहीं होता? यस सर। तो उसमें सेल जो है कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती रहती है। अगर इसमें स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं रहेगा तो जो सेल ऐड हो रहे हैं वो कहाँ होंगे? स्पेस चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? तो इसमें क्या होता है? स्पेस होता है सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में स्पेस है तो उसको क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे कि इंट्रासेलुलर स्पेस कहेंगे? सर इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर कहेंगे। गुड। सो स्पेस होता है कौन सा? इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है? तो तीन बातें तो एकदम ही याद रखो। दो सेल्स से डिवाइड करेंगे तो उन दोनों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आ जाएगा। अरे वो एक बताने वाली बात थी यार, दिमाग में बात रहे कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है? हर चीज का लिटरल मीनिंग मत निकाल लो। अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर फंक्शन फिक्स नहीं है। डिवीजन हैविंग द कैपेसिटी टू डिवाइड। तीसरी बात है कि इसके सेल्स के बीच में स्पेस होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आ गई ना? आ गई। अब देखो सीवेश, आपको बच्चे यस सर आ गई। ऐसा ही मत यस सर नो सर कर देना, आई तभी कहना। ठीक है? बढ़िया चैप्टर है, इसको समझोगे तो पूरी प्लांट फिजियो समझ में आएगी, नहीं तो सब ऐसे ही होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग है चैप्टर। अच्छा, थैंक यू। मास्टर की पढ़ाई मत करना। जी सर आप बढ़िया समझा, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। थैंक यू थैंक यू। चलो देखिए, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चे? आप लोगों ने सेल वॉल में पढ़ा था कि सेल वॉल तीन तरह का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। यही पढ़ा था ना? एक सेल है, राइट? मान लीजिए सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो बाहर ही होगा सेल वॉल, राइट? मान लीजिए ये आपकी सेल वॉल है, राइट? और ये तीन तरह की है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, टर्शियरी भी हो सकती है। और जिसमें टर्शियरी भी है वो तीनों होगी ना? ये गायब हो जाएगी। नहीं पढ़ा? हाँ या ना तो बताओ यार। पढ़ा है ना? यस सर। गुड। चलो तो अभी मैं तीन सेल वॉल बनाता हूँ, एक, दो और तीसरी। तो ये हो गया आपका ए, बी। अब बता दो कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शियरी है? ए बी सी में से कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद वाली सर प्राइमरी होगी। कौन सी? ये सी कौन सी है? सर प्राइमरी। सी प्राइमरी है। सर इतना मतलब बी से। अच्छा सेफ एंड साउंड बी सेकेंडरी। चलो इसको सेकेंडरी लिख दें, इसको फिर प्राइमरी लिख लें, टर्शियरी हो, राइट? गुड। नोबेल प्राइज अगले साल पक्का। हाँ, अरे सेल वॉल डेड है ना नेचर में, है कि नहीं? यस। तो जो सबसे पहले, जब सेल डिवाइड हुआ, जो सबसे पहले वॉल बनी वो प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद थोड़े दिनों सेल और पुराना हो गया तो एक और लेयर डिपॉजिट हो गई। सर उसके बाद बाहर बनी। तो बाहर कैसे बनेगी? अंदर बनेगी ना फिर। ये सर पहले अंदर बनेगी उसके बाद बाहर बनेगी या फिर पहले बाहर बनेगी? अरे एक बात बताओ, मान लो अभी मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये जो तुमने कहा ये टर्शियरी है ये तुम्हारी एकदम करेक्ट था शिवेश, और ये प्राइमरी है। हुआ क्या कि ये जो वॉल थी जब सेल सबसे पहले बना
नवयुवक का जन्म लिया, तो प्राइमरी वॉल थी, ठीक है। फिर सेल धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, सेल वॉल एक और बन गई। सिक्योरिटी तो होना है, बाहर जाके डिपॉजिट हो जाना है, तो एक और वॉल बन गई। इसको हमने कहा कि भैया सेकेंडरी वॉल है। फिर सेल और पुराना हो गया, मरने के कगार पे आ गया, एक और सेल वॉल तब तक बन गई थी, तो उसको हमने क्या कहा कि टर्शरी हो गई। तो ये डिपॉजिट जब हो रहा है अंदर से बाहर, तो सेल वॉल के बाहर थोड़ी चला जाएगा, जो पहले से सेल है उस सेल वॉल है उसके अंदर ही तो डिपॉजिट होगा ना। यस सर, कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो ये प्राइमरी यहाँ पे हो गई, सेकेंडरी ये टर्शरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे चलता कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्राइमरी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो सबसे बाहर प्राइमरी हो गई अंदर, तो सबसे बाहर प्राइमरी होगी और सबसे नजदीक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टर्शरी होगी। तो बीच वाली तो होगी सेकेंडरी, वो तो सेकेंडरी होगी। मैंने पहली बार सेफ एंड साउंड के। अच्छा सुनो सर, मैं अंदर से समझ गया सर, अंदर से बन रहा है सेल वॉल के बाहर। नहीं, सीक्रेट तो ये साइटोप्लाज्म है ना। यस सर। तो यहीं से तो मटेरियल जाएगा बाहर की तरफ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस होके तो जमता जाएगा धीरे धीरे। पहले बन गया प्राइमरी, फिर थोड़े दिन बाद एक और जम गया, थोड़े दिन बाद एक और जम गया। समझ में आया? यस सर। अच्छा, बताने का मतलब ये था इस क्वेश्चन का कि यहाँ तो सेल, जब हम मेरिस्टेम के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ तो सेल जो है डिवीजन फेज में है, राइट। तो क्या सेकेंडरी और टर्शियरी वॉल बनेगी? क्या बनेगी? नहीं, जरूरत ही नहीं है, प्राइमरी ही तो रहेगी। डिवीजन हो रहा है तो हाँ, तो प्राइमरी ही रहेगी ना। तो सेल वॉल कौन सी होती है यहाँ पे? तो प्राइमरी। हाँ, सेल वॉल प्राइमरी रहेगी। सेल वॉल कैसी है? प्राइमरी नेचर में। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, एक और बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो 75% स्पेस घेर लेता है, ठीक है। 90%। अच्छा, मान लो 90% दे दिया, जाओ खुश रहो बस। 90% कहता सर एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है, मान लिया 90%, खुश रहो, ठीक है। आगे चले, मान लो कि उसका काम क्या है? स्टोरेज। इसमें तो कुछ स्टोर हो ही नहीं रहा है, ये तो कंटिन्यूअस डिवीजन में है, तो क्या इसमें भी उतना ही स्पेस घेरेगा क्या? नहीं सर, इसमें तो काम ही नहीं है। तो या तो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट भी रहा तो छोटा सा होता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। या तो एब्सेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा तो छोटा सा रहेगा। तो वैक्यूम क्या रहेगा? या तो एब्सेंट रहा, यस सर, प्रेजेंट रहा तो छोटा रहेगा। अगर प्रेजेंट रहा तो छोटा रहेगा। क्या बोले सुरेश? अच्छा, यही बोले थे। यस सर। अच्छा, और क्या बताना है? हाँ, न्यूक्लियस कैसा रहेगा इसका? अभी सेल डिवीजन खत्म किया, छोटा सा न्यूक्लियस रहेगा कि प्रोमिनेंट रहेगा और एक्टिव रहेगा? सर एक्टिव रहेगा और प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस डिवीजन हो रही है ना। तो यस सर, डिवीजन के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, तो न्यूक्लियस क्या है? प्रोमिनेंट है और एक्टिव है। एक्टिव है, राइट। पूरा सेल ही बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? यस सर। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें डिवीजन में जल्दी जल्दी हो रही है तो क्या इंटरफेस कम टाइम लेता है? एनफेस क्या क्या क्या? डिवीजन जल्दी जल्दी हो रही है? सर जल्दी जल्दी हो रही है तो सर क्या एमफेस कम टाइम लेता है? नहीं नहीं नहीं, अरे जल्दी जल्दी हो रही है इसका मतलब ये नहीं, समझो बात को, इससे ये मत कंफ्यूज। जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कतई कि जो है तेज डिवीजन हो रहा है। अगर मैंने क्या कहा था कि सेल साइकिल हर स्पीसीज का, हर सेल टाइप का स्पेसिफिक है। अगर वो 1 घंटा ले रहा है तो 1 घंटा ही लेगा। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना ही था इस सेंटेंस को कहने से
कि ये कंटिन्यूअस डिवीजन है, ऐसा नहीं है कि अभी डिवाइड करके रेस्ट ले लिए थोड़ी देर या सर फिर कितना टाइम लेगा सर डिवीजन में? अरे प्लांट सेल का अगर वो ले रहा है जितना टाइम, मुझे स्पेसिफिक नहीं पता है 24 घंटा ले रहा है 48 घंटा ले रहा है, जितना ले रहा है वो उतना ही लेगा। जल्दी जल्दी कहने का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है हर दूसरे मिनट। हाँ सर तो इसका जी नॉट फेज नहीं होता। जी नॉट नहीं होता, वो कंटिन्यूअस एंड डिवीजन फेज है, राइट। तो मेरिस्टेम इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिवीजन फेज, ठीक है। जल्दी जल्दी का कतई मतलब ये नहीं है कि उसने कम टाइम ले लिया। सर 24 घंटे लेगा शायद लगभग। हाँ, डिवाइड करना था जितने टाइम में उतने टाइम में ही डिवाइड करेगा। कतई मतलब नहीं कि आधे टाइम में डिवाइड कर दिया। सर नहीं 2 घंटे नहीं हो गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो है इतना जो है वो उतावला नहीं होगा, वो आराम से अपना जो टाइम लेना उतना लेगा, ठीक है। सर सारे मतलब सेल साइकिल जो सारे ऐसे सेल इतने टाइम में रहेंगे। every cell and every particular type of a cell and every species has a particular cell cycle timing. They will follow Yes, that sir. only. Please remember this. चलो ये राम कथा तो खत्म हो गई कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक थे किसके, मेरिस्टेम के। तो अगर हम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें भी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक मार देना। अगर हम लेटरल की बात कर रहे हैं उसमें भी लगा देना। अगर हम इंटरकैलरी की बात कर रहे हैं उसमें भी लगा देना। किसी की भी कर रहे हैं ये सब कैरेक्टरिस्टिक तो उस सेल के कॉमन होंगे उस टिश्यू के, ठीक है। समझ में आया? Yes. नहीं आया? अब देखो थोड़ा स्पेशल पढ़ते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी अलग होगी। क्या अलग होगी? नाम में ही एपिकल मतलब एपिक्स पे पाया जाएगा। किसके एपिक्स पे? स्टेम और रूट के, राइट। तो ये कहां पाया जाएगा? एट द एपिक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। रूट में याद रखना, हम जब मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे उसमें रूट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो रूट के केस में ना जहां पे स्टेम सेल रहता है ना उसके ठीक आगे कैप दी रहती है, इसको कहते हैं रूट कैप। ये प्रोटेक्शन के लिए स्टेम सेल है ना, तो स्टेम सेल को प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए ना, नहीं तो वो तो टेंडर है, मर जाएगी बेचारी जमीन में धंस के। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके सामने कैप लगा होता है, उसको कहते हैं रूट कैप, ठीक है। तो रूट के केस में ये सब टर्मिनल हो जाता है, जबकि यहाँ पे ये टर्मिनल रहता है। और यहाँ पे क्या हो गया? सब टर्मिनल। ठीक है, ये याद रखना। So apical meristem in case of stem will be present at the apex. In case of root, it will be behind root cap subterminal. ठीक है, कर लोगे? कोई दिक्कत? यस सर। दूसरी बात ये है कि ये किसमें हेल्प करेगा? किसमें हेल्प कर रहा है? प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लेंथ। सो प्लांट पहले प्राइमरी ग्रोथ करता है फिर सेकेंडरी ग्रोथ करता है, ठीक है। यस सर। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिकल मेरिस्टेम। कहां प्रेजेंट होता है? एट द एपिक्स ऑफ स्टेम और शूट एंड सबटर्मिनल, जस्ट बिहाइंड द रूट कैप इन केस ऑफ रूट। एक बात मैं वहां बता रहा हूं सर लास्ट क्लास में हमने वो सर वो सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ा तो सर उसमें से फार्मूला था सर एलजेडपीडी का सर। हां, एलजेडपीडी स्क्वायर। तो सर जो डी था जो डायकाइनेसिस सर टर्मिनलाइजेशन सी होता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्मा होगा बस, क्योंकि जो होमोलोगस साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसका टर्मिनलाइजेशन हो गया पूरा एक स्टेप पहले डाइकाइनेसिस में, सॉरी डिप्लोटिन में। डाइकाइनेसिस में वो जो एक्स स्ट्रक्चर काइज्मा बना था ना वो अलग होगा, बाकी क्रोमोसोम अलग हो गया, केवल जो
क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुई थी ना, जो एक्स स्ट्रक्चर बन रहा था जो कि Yes, नहीं sir. निकल पाया था डिप्लोटिन में, वो डाइकाइनेसिस में हो गया था। ठीक है, Yes, sir. चलो एक बात और याद रखना वो मेरिस्टेम में, जो कि हर मेरिस्टेम में लगेगा, शेप क्या होता है मेरिस्टेम का। शेप में लिखा है, हाँ शेप में लिखा है एक वर्ड, क्या मतलब है इसका, आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या है, डायमीटर का मतलब क्या है, मैंने कहा था ना बायो में कुछ ना समझ में आए तो बीच से तोड़ देना, छंदे विच्छेद कर देना। आइसो मतलब इक्वल, और डायमीटर का मतलब क्या होता है, रेडियस और डायमीटर, समझ में आ रहा है कुछ। ये आइसोडायमेट्रिक है, तो क्या ये आइसोडायमेट्रिक टाइप की सेल है क्या? Yes, sir. राइट। सो अगर शब्द आ जाए आइसोडायमेट्रिक तो वैसा कंफ्यूजन आ रही है, ये क्या आ गया, कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, फिर तो बायो क्यों रहेगी, कुछ तो चाहिए ना। तो थोड़ा टाइम भी नहीं मारना चाहिए। हाँ और नहीं तो क्या, कुछ तो भाव मारेंगे ना सब। हाँ? जब तुम लोग जाना ना रॉयल सोसाइटी वगैरह, सब चेंज कर देना, सब ABCD लिख देना। सर ये चीज सब करेंगे। हाँ भाई, हम लोग ज्ञान छुपाने में रह गए ना, सब उधर वाले भर दिए अपने हिसाब से। चलो ये हो गया बच्चे। अच्छा, एक हमने कहा था एपिकल मेरिस्टेम, और इसी का एक भाई था इंटरकैलरी। तो होता क्या है, मान लो कि झुंड चला, आप लोगों ने रैली निकलते हुए देखी है किसी, कैसे भी रैली निकलते हुए देखी है जिसमें 100-50 लोग चल रहे हैं एक साथ। होता क्या है कि जो पीछे वाले लोग होते हैं वो क्या करने लगते हैं, किसी ठेले पे रुक जाएंगे या फिर गलत मोड़ ले लेंगे, होता है कि नहीं। तो रैली चली 200 लोगों की और एंड में पहुंचे 50 लोग, बाकी लोग पीछे रह गए खाते पीते कि पहुंच जाएंगे वहीं, राइट। इनके साथ भी यही होता है। होता क्या है कि मान लो ये जो एपिकल थे यहीं पे तो प्रेजेंट हो गए ना एपिकल मेरिस्टेम वाले, ये एपिकल मेरिस्टेम, तो ये अपना डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहे थे, कुछ जो है पीछे छूट गए, कुछ से पीछे छूट गए, मतलब वही लेट रहे। हाँ वहीं रह गए। अब जब वहीं रह गए तो क्या हुआ, हाँ तो जब पीछे रहेगा तो क्या होगा, हाँ तो प्राइमरी सेल ही थे, एपिकल मेरिस्टेम के सेल ही थे, डिवीजन के टाइम पीछे छूट गए, वो लगे ठेले वाले पे खाने, तो ये धंस जाएंगे ना, इनके इधर उधर तो परमानेंट सेल आ गए ना, है कि नहीं, परमानेंट सेल के बीच में घिर गए ना। यस सर। तो स्पेस खत्म हो गई, तो डिवाइड नहीं कर सकते, वो बंद गए, यस सर, वहीं पे रह गए, और ये अपना आगे निकल गया, जो ये पहुंच नहीं पाए डेस्टिनेशन पे प्रदर्शन करने। होगा क्या, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो कुछ ही प्लांट में ही पाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल ग्रासेस में पाई जाएगी, बाम्बू में, मिंट में, हर प्लांट में नहीं होती है, कुछ एक प्लांट में। रीजन क्या है, आप लोगों ने देखा कि लॉन एकदम अच्छे से कट गई, फिर आड़े तिरछे उसमें से ग्रोथ हो गई, देखा है कि घास एकदम बराबर कटी है, फिर वहां से आड़ी तिरछी ग्रोथ हो जाती है, वो इसी के कारण होता है। होता क्या है कि गाय आई ऊपर से चर दी, ऊपर से तो खाएगी ना कि एकदम सफाचट कर देगी, ऊपर से हाँ, तो ऊपर से जैसे ही ये पार्ट रिमूव हो गया, ये सब एक्सपोज हो गए, जो बरीड हो गए थे वो एक्सपोज हो गए। तो अब जब एक्सपोज हो गए तब तो डिवाइड कर सकते हैं ना, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे, फिर ये वाला यहाँ पत्ती बना दिया, ये वाला यहाँ बना दिया, ये वाला यहाँ बना दिया, आड़ी तिरछी ग्रोथ हो गई, उल्टा सीधा हो जाएगा। हाँ, इसी की वजह से। सो ये केवल ग्रासेस, मिंट और बाम्बू जैसी चीजों में पाए जाते हैं। तो और जो पहले जो सर घास आती है सर एकदम सीधी रहती है, उसके ऊपर तो उल्टी सीधी हो जाती है। हाँ, इसी की वजह से जब उसको एक बार आप कट कर देंगे तो फिर से वही ग्रोथ होगी, फिर से आपको काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जो झुंड में सेल दब गए होंगे जिनको हम इंटरकैलरी कहते हैं, वो फिर से वही काम करेंगे, तो वो प्रोसेस कंटिन्यू होगा। जितनी बात समझ में आई इंटरकैलरी की, इसी को इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो होगा क्या कि ये
काम क्या आते हैं? रीजनरेशन ऑफ पार्ट विच इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग, और या फिर आप उसको कोई शाकाहारी आदमी खा ले, सरकारी आदमी? सरकारी नहीं कह रहा हूं, शाकाहारी कह रहा हूं, ठीक है? यस सर। हाँ, चलो इंटरकैलरी समझ में आ गया ना? और सब में नहीं प्रेजेंट होगा, किस में प्रेजेंट होगा? ग्रास, बाम्बू, मिंट। तीन एग्जाम्पल तो एकदम याद रखना, ग्रास, बाम्बू, मिंट। सर ये तीन ही तो शायद क्वेश्चन आ सकता है। हाँ देखिए, अब बात कर लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल तो जो गर्थ वाला है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जब इंटरकैलरी प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है तो क्या वो भी प्राइमरी मेरिस्टेम ही हुआ ना? यस सर। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि इंटरकैलरी और एपिकल दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के पार्ट हैं जो शुरू से प्रेजेंट है। अब क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम बताने से पहले आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा मैं। समझाना ये है कि अभी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज्यादा प्रचार आता है कि आप अपने अंगदान कीजिए, राइट? अंगदान आप लोग यस सर। कभी जाओगे, लाइक मतलब एम्स वाले फ्लाईओवर पे तो किसी न किसी का पिक्चर पोस्टर लगा रहता है कि इन्होंने जो है अंगदान किया, अच्छी बात है। लेकिन बात ये है कि जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसका सक्सेस रेट कितना है, वो कितनी बार सफल रहता है? बहुत कम है, हम जानते हैं। उसके बाद अगर सक्सेस हो भी गया तो उस इंसान को ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। यस सर। इम्यूनिटी सप्रेस करने की, अभी कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जा रहा था कि जो लोग, हाँ एग्जैक्टली, तो आप लोगों ने कोरोना टाइम देखा होगा कि कह रहे थे कि जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है या फिर जो दवाई ले रहे हैं उनको ज्यादा खतरा है, राइट? यस सर। वो वैसे तो ऐसा होता क्यों है? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हमारा अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन खराब हो जाए, राइट, तो हम अपना कोई भी सेल एक निकालें, उसको स्टेम सेल बना दें और उस स्टेम सेल को हम ग्रो करा के उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बना दें और फिर हम उसको इम्प्लांट कर दें, तो वो तो हमारा ही सेल, बॉडी का पार्ट होगा ना, बॉडी उसको तो रिजेक्ट नहीं करेगी, हमारा रिजेक्शन कम हो जाएगा और सक्सेस रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसी पे तो काम कर रहे हैं। अगर ये हो गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना लिवर खराब होने की दिक्कत है, ना लंग्स खराब होने की दिक्कत है, ना हार्ट, कोई भी दिक्कत हुई, अपना एक सेल दे दिया कंपनी को, कंपनी ने उसको ग्रो करा के हार्ट, अपना ही हार्ट मुझे दे दिया, लो भैया फिर से ट्रांसप्लांट करा लो। सर बहुत सही रहेगा। हाँ सर ऐसा हो जाएगा तो बहुत सही रहेगा। हाँ सही रहेगा। अब आप लोगों के कंधे पे जिम्मेवारी, हमने कर लिया, ठीक है? चलो, नए लोगों के ऊपर ही होगी ना। हाँ गुड। आप अभी देखो तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, समझना क्या है, और ये चीज प्लांट में होती है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्लांट में होती है। हो क्या रहा है वहां पे कि एक स्टेम सेल था जिसको हम कह रहे हैं अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल था, जिसको हम, स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड ही होता है ना? यस सर। ये अनडिफरेंशिएटेड था, देन ये डिवाइड होकर एक सेल बना दिया जो डिफरेंशिएटेड हो गया। सर एक दूसरा अनडिफरेंशिएटेड भी था, वो था, उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो बनाया डिफरेंशिएटेड सेल, राइट, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ना? यस सर। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहेंगे। डिफरेंशिएशन हुई, अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएटेड बना दिया, क्या कहते हैं? सर तो फिजिक्स का पार्ट है डिफरेंशिएशन। हाँ भाई मतलब बायो है ना, हर चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी ली, आप थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो, लेकिन वो वाला साइन नहीं लगाना। ये डिफरेंशिएशन का मतलब वो उसका रोल फिक्स हो रहा है, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर फिक्स हो जा रहा है कि भैया तुम यही काम करते हो। अच्छा देखो, ये डिफरेंशिएटेड था ना, अगर इसमें कैपेसिटी है गो बैक करने की, गो बैक का मतलब ये डिफरेंशिएटेड से अनडिफरेंशिएटेड हो गया, ये प्लांट में होता है, वही तो
वही तो हम करेंगे ना, हम अपना स्किन सेल लेके कंपनी को दे दिए, कंपनी ने स्किन सेल से स्टेम सेल बनाया और उस स्टेम सेल से वो पर्टिकुलर ऑर्गन बना दिया जो हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे, हमारा ही सेल से तो बना। तो अगर ये बैक आता है उसको क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन। उसको हम क्या कहेंगे? ये डिफरेंशिएशन था, ये क्या हुआ? डी डिफरेंशिएशन। वर्ड पकड़ना बस, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये स्टेम सेल फिर कुछ बनाएगा ना, एक और तरह का स्टेम सेल बना, एक और तरह का डिफरेंशिएटेड सेल बना दिया, एक और तरह का डिफरेंशिएटेड या परमानेंट सेल बना दिया कह लो। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन। इसको क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन। सर उसमें परमानेंट बना दिया। परमानेंट। फिर से हमने वही तो किया, अपना जो स्किन सेल था, इससे स्किन सेल बना था ना, इसको लेके भेजा हमने, स्किन सेल अपना भेज दिया कंपनी में, उस कंपनी ने क्या किया? उसको स्टेम सेल बनाया, स्टेम सेल से वो हार्ट सेल बना दिया, हार्ट जनरेट करके दे दिया कि भैया लो ट्रांसप्लांट करा लो, क्या खुश रहो, तथास्तु। यही तो किया था ना। तो हुआ क्या? टर्म पकड़ेंगे। सबसे पहले स्टेम सेल से डिफरेंशिएटेड सेल बना, नॉर्मल प्रोसेस जो हो रहा है हर जगह, डिफरेंशिएशन। अगर बैक आ रहा है अपने ही लिनिएज में तो उसको कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन हो गया तो री डिफरेंशिएशन। वर्ड समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? यस सर। अगेन ही री डिफरेंशिएट हो गया, री डिफरेंशिएट। सॉरी सर दोबारा री डिफरेंशिएट हो गया। हाँ। सर उसको भी डी डिफरेंशिएट की बोल। नहीं, उसको री डिफरेंशिएशन है। अच्छा, फिर से गया तो हाँ यस सर। हाँ, फिर से गया, फिर डी डिफरेंशिएशन हुआ, फिर से परमानेंट बना तो री डिफरेंशिएशन। यस सर। क्लियर? सीरियस बच्चे आपको? यस सर। यस सर। पक्का? बस यस सर कर रहे हो? यस सर। अच्छा, चलो देखेंगे कितना समझ में आया। अभी हाँ, क्या मैं बात कर रहा हूँ? लेटरल मेरिस्टेम। हाँ, लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये किसका एग्जांपल था? सेकेंडरी मेरिस्टेम का। यस सर। सेकेंडरी का तो गर्ल। सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल था। इसका मतलब क्या? कि बाद में ओरिजिनेट हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि पहले डिफरेंशिएशन हो गई, फिर डी डिफरेंशिएशन हुई, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम ओरिजिनेट कब हुआ? बाद में। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका सिनेरियो। तो लेटरल मेरिस्टेम होता कहाँ है ये देख लेते हैं। ये प्लांट है, राइट? ये होगा प्लांट में ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में। आप लोगों को याद है न्यूक्लिक एसिड चेन में नाइट्रोजनस बेस ऐसे लगे थे, चेन ऐसे जा रही थी और नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे थे, स्टैकिंग हुआ था। ये भी ऐसा है क्या? हमने यही वाला तो डायग्राम बनाया था ना। याद आया कुछ लास्ट डायग्राम? ये एपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल में जाता बाउंड फ्लोएम है, फिर जाइलम है, राइट? तो एक बात बताओ, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ऐसे ही तो होती है ना, ऐसे होगी ना सेकेंडरी ग्रोथ। सेल्स ऐसे ही तो डिवाइड कर रहे हैं ना इस प्लेन में, यस सर। राइट? जब भी सर ग्रोथ बढ़ रही है। हाँ, उनका ओरिएंटेशन कैसा है? ऐसा है। ये प्लांट है, ये इनकी ओरिएंटेशन तो डिवाइड होंगे ऐसे, इसकी वजह से प्लांट की गर्थ बढ़ रही है। तो इसका ओरिएंटेशन ऐसे होता है जिसकी वजह से ये सिलेंड्रिकल बना देते हैं। किसमें? अपने प्लांट में, सेकेंडरी में ओरिजिन। तो एक आपको सिलेंड्रिकल नेचर इनका देखना है। करते क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। एग्जांपल है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे और सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? पूछ लो।
नो सर। तो का बस यही याद करना है और कुछ नहीं। मेरिस्टेम में इतना ही। नहीं क्या करना? अरे अरे चैप्टर में है, मेरिस्टेम में इतना ही करना है। ठीक है, यस कुछ इसके एग्जांपल हैं, वो चैप्टर के अंत तक आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी बता दूंगा तो फिर से कंफ्यूज होगा तुम। और कुछ है नहीं, और कुछ ऐसा तो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है ना? ये आया तो सेकेंडरी जो जो सिलेंडर शेप में होती है सर, मतलब तो सर ऊपर की सर जो डालियां होती हैं उसमें भी होगी सिलेंडर शेप। हाँ, हर जगह जहाँ प्रेजेंट होगा उसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यस सर। जहाँ प्रेजेंट होगा उसी फॉर्म में होगा। परमानेंट में हमने देखा था बच्चे, जो सबसे पहला था वो सिंपल परमानेंट था ना। यस सर। तो ये सिंपल था, इसमें कौन सा था हमारे पास? तो पैरेंट करना यही थे ना। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। एक अपना है पैरेंटाइमा, फिर है कोलेंकाइमा, और ये है स्क्लेरेंकाइमा। इसको याद कैसे रखेंगे ये देख लो बस, फिर बाकी हर चीज समझ में आ जाएगा। कभी गांव गए हो? हाँ, बहुत बार। बहुत बार में क्या देखा है वहाँ पे? क्या देखा है वहाँ पे? सर गाँव में? हाँ, तो क्या देखना? अरे घर द्वारी देखोगे ना, और क्या देखोगे? यस सर। यस हाँ, चल तू रिलेटेड है कंसेप्ट, इसलिए कहा मैंने। तो सुनो, समझो इसको जरा। हम गांव में देखते हैं कि अगर अभी भी जो ह्यूमैनिटी जिंदा है, ठीक है, लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है। यस सर, एकता है। एकता तो दे आर केयरिंग फॉर ईच अदर, मींस ह्यूमैनिटी इज स्टिल लिविंग। और दूसरा अंतर ये है कि वहाँ के घरों के बीच में बहुत स्पेस है, घर एक दूसरे से दूर दूर है, स्पेसियस चीजें हैं, होता है ना, जगह ज्यादा है तो किसी किसी गलियां रहती है। तो यहाँ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक है पैरेंकाइमा का। मतलब क्या है कि वो लिविंग है, सेल्स पैरेंकाइमा टिश्यू में लिविंग है, और उनके बीच सेल्स मतलब घर ना, लिटिल रूम, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है। समझ में आ रही है? इसीलिए वो विलेज है, लिविंग सेल्स है और उनके बीच में स्पेस है। फिर आया कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा मतलब टाउन। टाउन मतलब ह्यूमैनिटी अभी भी, छोटे शहरों में ह्यूमैनिटी अभी भी, कस्बों में ह्यूमैनिटी तो जिंदा है, वो एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन घरों के बीच में स्पेस गायब है। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस तो नहीं है, बट फिर भी ये जिंदा है, ठीक है। कोलेनकाइमा समझ में आ रही है कुछ बातें? अरे हाँ यार, तो एमसीक्यू आ गया सर, उसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो सिटी में तो कुछ भी नहीं। हाँ, फिर आया मेट्रो सिटी। ना यहाँ पे ह्यूमैनिटी जिंदा है और ना ही स्पेस है, इसीलिए ये सेल्स क्या हुए, ये डेड होते हैं और इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। याद होगा क्या ये? याद हो जाएगा? तो याद रखना कि ये विलेज, हाँ, एग्जाम्पल अच्छा है इसलिए याद है। अच्छा, बाकी सब नहीं याद होगा। तो ये सब सभी एग्जाम्पल विलेज, टाउन और मेट्रो सिटी याद रखना बच्चे, आपको याद हो जाएगा। अभी एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है, टेक्निकल पॉइंट ये है कि सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। तो इसमें तो सेलुलोजिक सेल वॉल है, इसमें तो सेलुलोजिक सेल वॉल है, इसमें भी सेलुलोज तो होगा, लेकिन इसके कॉर्नर, जब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो बुक में डायग्राम बनाया, उसके कॉर्नर्स पे सेल, जहां 3 सेल 4 सेल जुड़ रहे हैं, वहां कॉर्नर पे थिकनिंग हो जाती है। किस चीज की?
पेक्टिन और हेमिसेलुलोज की, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज की डिपोजिशन हो जाती है। ये याद रखना, किसमें? कोलेनकाइमा में। और कोलेनकाइमा पाया कहां जाएगा? ये लिविंग है ना, और इसमें स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। आपने वो डंडी देखी है जो पत्ती से को कनेक्ट करती है? सर कोलेनकाइमा तो सर मतलब एपिडर्मिस से हो। अरे नहीं, ये हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। ये वाली पत्ती देखी है? ये पत्ती है, ये डंठल है। यस सर। ग्रीन कलर का होता है ना, यस सर। इसको पिटियोल कहते हैं। याद है कुछ? ये किस क्या है? कोलेनकाइमा का एग्जांपल है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना। ग्रीन कोई भी चीज प्लांट में मतलब जिंदा है। और वो स्टेम देखे हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, या फिर स्टेम जब नया है तो ग्रीन कलर का है, ओल्ड हो गया ब्राउन हो गया, तो वो भी क्या है? एग्जांपल ऑफ कोलेनकाइमा। हाँ, तो वो भी क्या एग्जांपल है? कोलेनकाइमा के। इसका मतलब ये क्या है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। और ये तो डेड है ना, तो ये मेन मैकेनिकल टिश्यू है। डेड है इसका मतलब मेन मैकेनिकल टिश्यू है, जबकि कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है? यहां पे एक और चीज आ जाती है, क्या? लिग्निन। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि स्क्लेरेनकाइमा के सेल में कुछ है तो नहीं, स्पेस तो नहीं है ना। सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड। सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड। यहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। जैसे यहाँ पेक्टिन है, एक और चीज ऐड हो जाएगा, क्या? लिग्निन। याद रहेगा ये। यहाँ पे सेलुलोजिक है, यहाँ पेक्टिन है, सेलुलोज, यहाँ एक और ऐड हो जाएगा, लिग्निन। एन है, मत मान लेना। ठीक है? याद हो जाएगा? यस सर। बस एंजॉय करो। ये तुम्हारा जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म। कुछ एग्जांपल दे दूंगा, फिर खत्म।